तो अब देखो, जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पहला चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था बेसिक की फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कितने तरह के डिसीजन होते हैं। तो हमने डिस्कस किया था तीन तरह के डिसीजन होते हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड। फाइनेंसिंग क्या बताता है, पैसा कहाँ से आएगा। इन्वेस्टमेंट क्या बताता है, पैसा कहाँ जाएगा। और डिविडेंड क्या बताता है, जो पैसा आया वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, ठीक है ना। अब जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, समझना देखो। कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर, ये ध्यान रखना, दो पार्ट में डिवाइडेड। ये कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर है, इट इज डिवाइडेड, अभी नोटिंग कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुन रहा है। ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, और एक हम लोग पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। बेसिक्स के अंदर हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और अगला चैप्टर है इसका थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, अलग अलग तरह की थ्योरीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, वन इज बेसिक पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो लिखो आप लोग कैपिटल स्ट्रक्चर, लेकिन आप कैपिटल स्ट्रक्चर देखो आप, द कैपिटल स्ट्रक्चर mainly defines optimum mix of capital। भी नोटिंग करो, फिर समझा रहा हूं एक बार। तो ऑप्टिमम मिक्स ऑफ कैपिटल, दैट इज व्हाट शुड बी द proportion of debt and equity, the capital of the company। क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए डेट और इक्विटी या कंपनी के कैपिटल। दैट कैपिटल स्ट्रक्चर is considered to be best, which have highest PS। ये समझते हो ना, अर्निंग पर शेयर। तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर सबसे अच्छा है जिसका अर्निंग पर शेयर हाईएस्ट हो। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बताता है कि व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम मिक्स ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल का ऑप्टिमम मिक्स होना क्या चाहिए, कितना डेट होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए कंपनी कैपिटल के अंदर। कोई भी कंपनी कैपिटल में डेट इक्विटी का प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, वो बताता है कैपिटल स्ट्रक्चर। वो कैपिटल सबसे बेस्ट होता है जिसमें क्या हाईएस्ट होगा, पीएस। दैट कैपिटल इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ऑप्टिमम कैपिटल विच हैव हाईएस्ट ईपीएस। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, और निकलता जनरली इक्विटी के लिए, है ना। ईपीएस जनरली इक्विटी निकलता है, और वो कैपिटल सबसे बेस्ट है जिसका हाईएस्ट ईपीएस। अब पता है यहाँ पे ये ध्यान रखना, हम जब कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपका जो बुक्स है उसके अंदर चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड। अब पहला पार्ट जो अपन लोग कैपिटल स्ट्रक्चर का पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। जो पहला पार्ट कैपिटल स्ट्रक्चर का हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसिक्स पार्ट। अब इसको शॉर्ट फॉर्म सीएससी कर देना है ना, बेसिक्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। और सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। और जो मटेरियल हम लोग फॉलो करेंगे वो एक तो स्टडी मटेरियल फॉलो करेंगे, एक मैं आपको अपना खुद का इंस्टीट्यूट का मटेरियल, अपना जो मेरा खुद का मटेरियल है वो दूंगा मैं। और साथ में आईसीआई का हम लोग प्रैक्टिस मैनुअल भी फॉलो करेंगे। ये तीन मटेरियल हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। और तुम लोग जो सीएमए कर रहे हो मैं तुमको बताता हुआ चलूंगा, क्वेश्चन लगभग सारे सेम होंगे, है ना। आप ये करोगे तो ऑटोमेटिक उसके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे आपके सीएमए वाले। तो कैपिटल स्ट्रक्चर दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। जो पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। पहला पार्ट हम कहां से स्टार्ट करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिक्स। तो लगाओ हेडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिक्स।
जो फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसमें एक तो पढ़ेंगे हम लोग, पहला हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू डिसाइड द बेस्ट कैपिटल या ऑप्टिमम कैपिटल। हाउ टू डिसाइड ऑप्टिमम कैपिटल, मतलब कोई भी कंपनी के लिए बेस्ट कैपिटल कैसा होगा, एक तो वो पढ़ेंगे हम लोग। एक हम लोग इसमें सीखेंगे इंडिफरेंस पॉइंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इसको, एक और नाम से जानते हैं ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। तो मेजर चीजें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कैपिटल कैसे डिटरमाइन करना है कोई भी कंपनी का, हाउ टू डिसाइड ऑप्टिमम कैपिटल, मैंने ही बताया ऑप्टिमम कैपिटल वो होता है जहां पे क्या मैक्सिमम बताओ, ईपीएस, क्या मैक्सिमम हो, ईपीएस। और इंडिफरेंस पॉइंट मतलब ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, है ना। तो पहला फाइनेंसिंग है कि भैया पैसा लाना कहां से, आपको इस जो अब ये जो है ना हाउ टू डिसाइड ऑप्टिमम कैपिटल, इसमें किस वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा। जैसे मान लो इसको पैटर्न थोड़ा समझ लेना, कैसा पैटर्न होगा इसके अंदर, आपको क्या होगा पता है, इस वाले केस में आपको अलग अलग, जैसे मान लो एक कंपनी का डिटेल दिया आप, ऐसा बोला ए लिमिटेड एक कंपनी है, उसको 5 लाख रुपए की जरूरत है। अब ये 5 लाख में दो ऑप्शन दे दिए जाएंगे, या तो कंपनी मान लो डेट से 2 लाख लेवे और इक्विटी से 3 लाख ले, या कंपनी प्योरली इक्विटी से 5 लाख ले, ये बताओ कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी के लिए बेस्ट होगा। ऐसे नहीं कह सकते आप, अभी डायरेक्ट नहीं कह सकते, अपने को निकालना पड़ेगा इसके अंदर। ऐसे नहीं कि डेट 2 लाख इक्विटी, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपको ऐसा भी हो सकता है बोलते डेट 3 लाख इक्विटी 2 लाख, प्रेफरेंस भी हो सकता है साथ में, 1 लाख इक्विटी 1 लाख प्रेफरेंस, तो अपन डायरेक्ट नहीं बोल सकते, अपने को कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। तो जो बेसिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि ऑप्टिमम कैपिटल निकालना कैसे है अपने, ठीक है ना। अब यहाँ ऑप्टिमम कैपिटल निकालने के लिए मैंने आपको अभी बताया कि बेसिक कंसेप्ट क्या होता है अपना, वो सबसे बेस्ट कैपिटल जिसमें ईपीएस क्या हो, मैक्सिमम ईपीएस क्या हो। अब ईपीएस अगर हमको मैक्सिमम चाहिए, तो इस ईपीएस को मैक्सिमम या ईपीएस को निकालने के लिए आपको सबसे पहले आइडिया होना चाहिए इनकम स्टेटमेंट का। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है। अब इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है ध्यान देना, हमको वो कैपिटल चाहिए जहां पे क्या मैक्सिमम हो, ईपीएस। बट ईपीएस को निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या आना चाहिए, इनकम स्टेटमेंट। अब है ना यहां पर दो चीज समझना, मैं सबसे पहले बात करता हूं, आप लोगों ने ट्वेल्थ के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट एक चैप्टर पढ़ा था, और उस कैश फ्लो स्टेटमेंट में अपन लोग ये सीखते थे कि एक तो होता है ऑपरेटिंग खर्चे, कुछ बिजनेस के उससे खर्चे होते हैं जो ऑपरेटिंग नेचर के होते हैं, और कुछ बिजनेस के ऐसे खर्चे होते हैं जो कौन से नेचर के होते हैं, फाइनेंसिंग नेचर के खर्चे। जैसे मान लो मैं इंस्टीट्यूट का किराया दे रहा हूँ, अब ये कौन सा खर्चा है मेरा, बिजनेस के ऑपरेशंस को चला, बट मैं बैंक को ब्याज दे रहा हूँ तो मेरा फाइनेंसिंग नेचर का खर्चा है। अब बताओ पहले बैंक को ब्याज देंगे कि पहले इंस्टीट्यूट रेंट निकालेंगे, पहले रेंट, पहले ऑपरेशंस, भाई पहले आप ऑपरेशंस की बात करोगे और फिर आएगा फाइनेंसिंग। अब फाइनेंसिंग में क्या आएगा, जैसे मान लो डिबेंचर्स हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है वो फाइनेंसिंग है, बैंक लोन है उसके ऊपर इंटरेस्ट है वो फाइनेंसिंग है, इक्विटी है इसके ऊपर डिविडेंड देते हो वो फाइनेंसिंग है, प्रेफरेंस है इसके ऊपर डिविडेंड देते हो वो फाइनेंसिंग है, रेंट हो गया ऑपरेटिंग हो गया, सैलरी हो गई ऑपरेटिंग हो गई। और ये तो बात की मैंने कौन सी कॉस्ट की, ये वो कॉस्ट है जनरली जिसका नेचर क्या है, और फिक्स कॉस्ट के पहले हम एक और कॉस्ट मीट करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ये प्रोडक्ट अगर बेचोगे सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी, अपन ने मार्जिनल कॉस्टिंग में ही पढ़ा था। अब जैसे मान लो मैं ये प्रोडक्ट है 10 रुपए में बेचता हूँ, अब इस अगर इस पेन को मैं 10 रुपए में बेच रहा हूँ, और मान लो इस पेन को मैंने मार्केट से खरीदा 8 रुपए में, अब मेरे को एक बात बताओ, मैं इसको जब बेच रहा हूँ तो क्या रेट पे बेच रहा हूँ, बट ये पेन मेरे को मार्केट से पड़ा कितने पे था, तो मेरे को एक बात बताओ ये पेन मेरे को कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है, अब ये 2 रुपए कंट्रीब्यूशन कर रहा है कौन सी कॉस्ट की तरफ, फिक्स कॉस्ट के, ये 2 रुपए कंट्रीब्यूट कौन सी कॉस्ट की तरफ कर रहा है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं सबसे पहले सेल्स में से कौन सी कॉस्ट कवर करेंगे हम लोग, उसके बाद जो बचेगा
वो जाएगा कहां पर? फिक्स कॉस्ट की तरफ। और ये जो फिक्स कॉस्ट है वापस कितने पार्ट में डिवाइड है? ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग। तो जब हम लोग बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट की, तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनता कैसे है? तो सबसे पहले सेल्स। तो अब आप लिखो फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, लिखो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट लगाओ, हेडिंग देखो फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। और ब्रैकेट में लिखो कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस। ईपीएस निकलेगा कैसे? कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, ईपीएस निकालना कैसे? उसमें दो कॉलम बन जाएंगे, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से क्या माइनस करो सबसे पहले? क्या आता है अपना? कंट्रीब्यूशन। दिस गिव्स यू फिगर ऑफ कंट्रीब्यूशन। फिर लेस कर दो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसको कहते हैं अपन, दो नाम से जानते हैं बच्चों इसको, एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह दो, इसको एक और नाम से जानते हैं ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको ऑपरेटिंग बुक में नेट प्रॉफिट के नाम से भी दिया जाता है ना, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह दो, ईबीआईटी कह दो, या प्री टैक्स प्रॉफिट भी कह सकते हैं इसको ना, बुक में प्री टैक्स प्रॉफिट के नाम से भी दिया होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ईबीआईटी। अब ये वो प्रॉफिट है जो मेरे ऑपरेशन से जनरेट हुआ है, मैं जो तुमको पढ़ा रहा हूँ उससे कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना। अब बताओ ईबीआईटी में पहले क्या लेस करते हैं? इंटरेस्ट, सबसे पहले इंटरेस्ट देना। अब यहां पर ये चीज समझना, देखो अपन जब टैक्स देते हैं, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिबेंचर सस्ता सोर्स क्यों पड़ता है फंड का? मेरी बात समझो। अब सरकार को टैक्स दोगे, अब सरकार को जो अपन टैक्स देते हैं ना, मेरे को एक बात बताओ, जितना मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा उतना टैक्स बढ़ेगा, और जितना प्रॉफिट कम होगा उतना टैक्स भी क्या होगा? अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि यार ये बताओ टैक्स की लाइबिलिटी कम कैसे की जाए? तो आप बोलो सर सबसे बढ़िया प्रॉफिट ही कम कर दो, प्रॉफिट कमाओ ही मत। बोलो कमाओ ही मत, देना ही नहीं पड़ेगा। मैंने कहा कि मेरी टैक्स की लाइबिलिटी कम कैसे की जाए, तो आपने सजेशन दिया कि सर एक काम करो, पैसा कमाना ही बंद कर दो। कमाना ही बंद तो टैक्स देना ही बंद, ऐसा कर लें क्या? ऐसा तो नहीं कर सकते। अब बात यह आई सर, अगर पैसा कमाना है और टैक्स की लाइबिलिटी को बचानी है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जो आप पता है टैक्स देते हो ना, और उसमें अगर आप इंटरेस्ट जो देते हो, और एक पॉइंट हो गया डिविडेंड। अब जो आप इंटरेस्ट पे करते हो ना सरकार को, वो इंटरेस्ट आपको खर्चे के फॉर्म में अलाउड होता है। आपने डिबेंचर को इंटरेस्ट दिया, बैंक लोन को इंटरेस्ट दिया, तो आप जब टैक्स भरोगे पहले आप इसको लेस करोगे, फिर आप टैक्स भरोगे। आज जैसे मान लो मैंने मेरे स्टाफ को सैलरी दी, तो मैं क्या बोलूंगा सरकार को टैक्स देने के पहले कि स्टाफ को सैलरी तो लेस करूंगा, सरकार मानेगी हाँ ये आउटसाइडर एक्सपेंस। लेकिन मैं खुद को सैलरी दे रहा हूं और बुक्स में खर्चा दिखा रहा हूं, तो अलाउड नहीं करेंगे, वो कहेंगे नहीं आप पहले टैक्स दो फिर खुद को सैलरी दो। इसीलिए डिबेंचर का एक और कारण है कब सस्ता पड़ने का, क्योंकि डिबेंचर को जो इंटरेस्ट देते हैं वो टैक्स में एक्सपेंस के फॉर्म में अलाउ होता है। मतलब आज मेरे को बताओ, हमने डिबेंचर को मान लो 5,000 का ब्याज दिया, अब 5,000 का ब्याज देने से मेरे टैक्स की लाइबिलिटी, मेरा जो प्रॉफिट है वो 5,000 कम हुआ। अब यहां समझो, मैंने डिविडेंड दिया 5,000 और मैंने इंटरेस्ट दिया 5,000, बट ये जो इंटरेस्ट है इसको मैं काटूंगा और फिर टैक्स भरूंगा, बट ये डिविडेंड को मैं कट नहीं कर सकता हूं, इसको बाद में देना पड़ेगा, पहले टैक्स भरना पड़ेगा। इसलिए एक और कारण है डिबेंचर का सस्ता होने का, क्योंकि डिबेंचर को जो इंटरेस्ट देते हैं वो एक्सपेंस के फॉर्म में आप क्लेम कर सकते हो। आई बात समझ में? वॉट एवर इंटरेस्ट यू आर पेइंग टू डिबेंचर दैट इज अलाउड एज एक्सपेंस इन बाय कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। तो अब अगर मैं यहां आता हूं, मैं अगला क्या लेस कर देता हूं? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी आ गया एंड बैंक लोन्स।
ये लेस किया, ये आता है मेरा ईबीटी। ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स। ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स। फॉर्मेट ढंग से याद होना चाहिए, हर जगह फॉर्मेट आएगा इनकम स्टेटमेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है ये। तो अब बताओ ईबीटी में से अब किसको पहले, पहले डिविडेंड या टैक्स? तो पहले टैक्स। ये आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसको कहते हैं ईएटी। क्या आएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स, जिसको क्या बोलते हैं? ईएटी। अब बोलो अगला क्या पे करें? अब इक्विटी को डायरेक्ट पे करें या पहले प्रेफरेंस को देना पड़ेगा? प्रेफरेंस को डिविडेंड। तो अगला लिखो लेस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। क्या आएगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या आता है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये पूरा इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट ध्यान से समझ लेना। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा है, कंट्रीब्यूशन कॉस्ट घटा है, ईबीआईटी इंटरेस्ट घटा है, ईबीटी टैक्स घटा है, ईएटी डिविडेंड लेस किया, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। वापस बोलेंगे, बोलो सेल्स में से क्या लेस करें सबसे पहले? क्या आता है? फिर लेस किया फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी एक ही बात है। बुक में कभी डायरेक्ट प्रॉफिट गिवन हो, प्री टैक्स प्रॉफिट हो, मतलब अपने को ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर लेस किया इंटरेस्ट, तो क्या आता है? ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर लेस किया टैक्स, तो क्या आता है? ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर लेस किया डिविडेंड टू प्रेफरेंस, तो आया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, यहां तक बना लिया स्टेटमेंट। फटाफट अब नीचे लिखो ईपीएस इक्वल्स टू अर्निंग अवेलेबल और इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। ईपीएस इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कभी कभी क्या होता है, आपको क्वेश्चन ही बोलता है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालो। इक्विटी शेयर निकालने का तरीका होता है, देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अमाउंट इशूड बाय इक्विटी या थ्रू इक्विटी कर दो, अमाउंट इशूड थ्रू इक्विटी अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। यहाँ पे ये बहुत अच्छे से समझ लेना, बच्चे फेस वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे मार्केट प्राइस से डिवाइड करना है, एमपीएस। मैं समझा रहा हूँ पॉइंट, एक बार लिखो फटाफट, मैं समझा रहा हूँ इसको। थ्रू इक्विटी, अमाउंट इशूड थ्रू इक्विटी, THRU, अमाउंट इशूड थ्रू इक्विटी डिवाइड बाय एमपीएस, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। अब ये वाला पॉइंट है ना, एक समझ लेना थोड़ा सा, अमाउंट इशूड थ्रू इक्विटी का मतलब क्या हुआ। जैसे है ना, बहुत सी बार क्या होता है, क्वेश्चन आपको बोलेगा 50 लाख कंपनी को चाहिए। अब 50 लाख में कंपनी सोचती है डेट ले ले 20 लाख का और बैलेंस ले ले इक्विटी से ना। मेरी बात एक बार ध्यान से, क्वेश्चन आपको इस तरह बोलेंगे, मान लो कंपनी को 50 लाख चाहिए, उस 50 लाख में कंपनी सोचती है कि डेट कितने का ले लें और इक्विटी कितने का ले लें, बैलेंस। तो बैलेंस कितना हुआ? 30 लाख। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि ये जो इक्विटी है, इसको रेस करने के लिए आपको एक शेयर की मार्केट प्राइस है मान लो 300 रुपए, बट फेस वैल्यू है 10 रुपए। 10 का शेयर क्या रेट पे बेच रहे हैं मार्केट में? 300, मतलब मार्केट प्राइस 300। अब आपको अगर नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं, तो यहाँ बच्चे कभी कभी डिवाइड 10 से कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको 30 लाख रुपए लेने हैं और मार्केट प्राइस कितनी है, तो 30 लाख को डिवाइड किससे करोगे? आपका शेयर 300 बिकेगा, 10 से डिवाइड मत करना। ये बात को हर क्वेश्चन में
आपको बेसिक ये ध्यान रखना है कि आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर स्टार्टिंग में होने चाहिए, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं है तो पहले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने पड़ेंगे आप। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकल गया, फिर अपन ईपीएस आराम से निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? कोई डाउट? क्लियर है? एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, ठीक है? चलो आ जाओ, ध्यान देंगे। आप सिर्फ समझना एक बार, है ना? अभी आप एक बार दूंगा इलस्ट्रेशन 13, आप आईसीआई मटेरियल लिख देना ऊपर, है ना? फिर आपको मैं बाद में बताऊंगा, आपको मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है? अभी पहले इसका कराऊंगा आईसीआई का, फिर आपको बता दूंगा। कल वैसे मैं मेरा मटेरियल दूंगा तो मेरे मटेरियल से ही कराऊंगा मेजर क्वेश्चंस में एफएम में, तो ध्यान देंगे अब इस पे। पेज नंबर 5.37 पे इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। पेज नंबर 5.37 पे इलस्ट्रेशन 13। दीक्षा आप भी लिखो कॉपी में, पेज 5.37 इलस्ट्रेशन 13। आईसीआई मटेरियल लिखना ब्रैकेट में, जहां भी मैं आईसीआई मटेरियल लिखूंगा लिखना ब्रैकेट में आईसीआई मटेरियल, ताकि आपको क्या फिर बाद में ध्यान रहेगा, है ना, कि मेरे को कहाँ से क्वेश्चन देखना है। ये वाला पीडीएफ में सारी अवेलेबल है ना। 5.37 आईसीआई मटेरियल, ध्यान देंगे इलस्ट्रेशन 13 पे। देखो समझो, शाजी स्टील लिमिटेड रिक्वायर ₹25 लाख फॉर अ न्यू प्लांट। एक कंपनी है शाजी स्टील लिमिटेड जिसको 25 लाख रुपए की जरूरत है एक नए प्लांट के लिए। दिस प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ 5 लाख। अभी ध्यान से समझना, कंपनी को 25 लाख रुपए की जरूरत है, और अगर वो 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो कितना कमा लेंगे अमर? 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। बोला ना, 25 लाख रुपए अमाउंट कितना ईल्ड कर लेंगे हम लोग? 5 लाख रुपए। While deciding about the financing plan, the company considered the objective of maximizing earning per share। आपको मैंने बताया अभी के सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ईपीएस मैक्सिमाइज हो। इट हैज 3 अल्टरनेटिव टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट। अब 3 ऑप्शन है प्रोजेक्ट फाइनेंस करने के। पहला, बाय रेजिंग डेट ऑफ 2.5 लाख, और 10 लाख, और 15 लाख। या तो डेट मतलब 3 ऑप्शन है। 25 लाख की जरूरत है, या तो 2.5 लाख के डेट पे चली जाए, 10 लाख के डेट पे आ जाए, 15 लाख के डेट पे आ जाए। एंड द बैलेंस इन ईच केस बाय इशूइंग इक्विटी शेयर। और बाकी बैलेंस कहां से ले? मतलब एक ऑप्शन में 2.5 लाख की डेट, 22,50,000 की इक्विटी। दूसरा ऑप्शन में 10 लाख की डेट, 15 लाख की इक्विटी। तीसरा ऑप्शन में 15 लाख की डेट, 10 लाख की इक्विटी। द कंपनी शेयर इज करंटली सेलिंग एट ₹150। अपनी कंपनी का शेयर अभी क्या रेट पे बिक रहा है? बट एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 125 इफ द फंड आर बोरोड इन एक्सेस ऑफ 10 लाख। अगर 10 लाख के ऊपर आपने बोरोइंग कर ली, रेट क्या हो जाएगी एक शेयर की? ₹100 रेट हो जाएगी। द फंड कैन बी बोरोड एट 10% अप टू 2.5 लाख, 15% over 250 and up to 10 lakh, and 20% over 10 lakh. Tax rate applicable 50%. Analyze which form of financing should the company। मतलब अब आपको डेट के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी के बने। अब मेरे को एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में चेक करो, क्या सबसे पहले आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिख रहा है? क्या आपको दिख रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर? नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले हम क्या करें? वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज द प्रेजेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। अभी हमारे कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना? तो लिखो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। हाँ आप भी करो ना, वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स under various options। स्टेटमेंट शोइंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अंडर वेरियस ऑप्शंस, मतलब कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं। अब अमाउंट रिक्वायर्ड बताओ, अमाउंट कितना चाहिए हमको? अमाउंट कितने की जरूरत है हमको? 25 लाख की जरूरत है। अब इसमें ऐसे 3 कॉलम बना लो, पर्टिकुलर्स, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पर्टिकुलर्स, फर्स्ट। अब टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड 25 लाख, 25 लाख। मेरे को 25 लाख की जरूरत है ना? टोटल अमाउंट कितनी नीड है हमको? 25 लाख। अच्छा बताओ पहले ऑप्शन में डेट कितना है बताओ? 2.5 लाख का डेट, 5 लाख का डेट, यही ना? एक बार चेक कर लेना।
देखो, 2.5 लाख का डेट, 10 लाख का डेट और 15 लाख का डेट है, ठीक है, तो इसको करेक्शन कर लेना। 2.5 लाख का डेट, 10 लाख का डेट, 10 लाख का डेट और 15 लाख का डेट। अच्छा, बैलेंस कहाँ से लेना है बताओ? इक्विटी, ये बैलेंसिंग फिगर क्या हो गया बताओ? 22,50,000, 15 लाख और 10 लाख, ठीक है। ये अपना इक्विटी, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये अपन क्या ले रहे हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये पहला, अभी एक दो क्वेश्चन करोगे, बहुत इजी चैप्टर है ना। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था अपने को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, फेस वैल्यू से कि मार्केट प्राइस से? मार्केट प्राइस। अब क्वेश्चन देखेंगे आगे, ध्यान देना, देखो ये कर लिया कॉपी। अब क्वेश्चन देखो क्या गिवन है। द इक्विटी शेयर करंटली क्या रेट पे बिक रहा है और एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 125 अगर फंड किससे ऊपर चले गए। मतलब आपने जब 10 लाख से ऊपर की बोरोइंग करी तो 125 रुपए हो जाए, 10 के ऊपर, 10 के 10 या 10 पे नहीं, 10 के ऊपर, तो 10 के ऊपर मतलब थर्ड ऑप्शन में। तो अब मैं लिख देता हूं नीचे एमपीएस, तो लिखो एमपीएस। अब अभी 150 रुपए, सेकंड में भी 150, और इधर कितना हो जाएगा क्योंकि फंड 10 के ऊपर चले गए, बोरोइंग अपनी है ना। तो ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, बताओ कितना आता है? 22,50,000 डिवाइड करो 150 से, कितना आ रहा है? 15,000। मैं इसको ए मार्क कर देता हूँ, इसको बी मार्क कर देता हूँ, तो ए अपॉन बी कर लो। ये वाला फिगर इससे डिवाइड करना, कितना आया? 15,000, 10,000 और ये मेरे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकल गए तीनों ऑप्शन में। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अंडर ऑल द थ्री ऑप्शन। फटाफट कर लो कॉपी इसको। ये वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अंडर ऑल द थ्री ऑप्शंस। तो यहां तक कोई डाउट? अच्छा, मैं इंटरेस्ट का भी एक वर्किंग बना लूं क्योंकि इंटरेस्ट के भी अलग अलग स्लैब है, डायरेक्ट नहीं है इंटरेस्ट, है ना। तो मैं इंटरेस्ट का भी अलग अलग वर्किंग बना लेता हूँ। लिख लिया वर्किंग नोट नंबर 1। थोड़ा स्पीड करो कॉपी करने की। देखो अब वर्किंग नोट नंबर 2। लिया? अब लिखो वर्किंग नोट नंबर 2, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। स्टेटमेंट शोइंग, अब ध्यान देंगे सब लोग। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा बताओ, कितने ऑप्शंस हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ध्यान देना। पर्टिकुलर्स, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अच्छा, इंटरेस्ट सिर्फ डेट पे होगा? पहले ऑप्शन में डेट कितने की चेक करो, दूसरे ऑप्शन में और तीसरे ऑप्शन में। अब एक मिनट इधर ध्यान देना। देखो इंटरेस्ट की रेट कैसे गिवन है अपने को, ध्यान से समझना। इंटरेस्ट की रेट आपको इस तरह गिवन है, 10% अप टू 2.5 लाख, 15% ओवर 2.5 एंड अप टू 10, एंड 20% ओवर 10 लाख। तो 2.5 तक तो रेट कितनी है? 10, तो 3 स्लैब है, 2.5, 7.5 और ऊपर का अलग। क्या समझे भाई? 2.5 हो गया एक स्लैब, एक 2.5 से 10 तक 7.5 और 10 के ऊपर। अब मैं इंटरेस्ट की अगर बात करता हूं सबसे पहले, अप टू 2.5 लाख क्या रेट है? एक बार इधर देखना कॉपी बाद में। अप टू 2.5 लाख 10% है। अप टू 2.5 लाख कितना है? मैं तो अप टू 2.5 लाख, 10%। अब बताओ ये तो आएगा ही सही। मैं पहले 2.5 पे 10 और पहले 2.5 पे 10, समझ आया? नेक्स्ट कौन सा हुआ? अगला 7.5 लाख, 2.5 से लेके 10 तक क्या रेट है? क्या रेट है? 15%।
अब यहाँ तो हो गई नहीं, 7.5 पे 15% निकालो, 7.5 लाख का 15%, करो कैलकुलेटर कितना आ रहा है, 1,12,500, और इधर भी है वो तो कैटेगरी, तो 15 तक है ना। और अगले पे कितना है, अब अगला कितना, ऊपर वाले पे कितना, 20% है, तो नेक्स्ट, अब वो यहाँ तो है नहीं, यहाँ है नहीं, और यहाँ कितना होगा, 5 लाख पे 20%, ये आपका टोटल इंटरेस्ट कितना आता है, टोटल इंटरेस्ट देखो आप, 25,000, एक 37,500 और 2,37,500, करो कॉपी फटाफट, देखो स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, लिखो फटाफट। इस केस में इसलिए निकाला क्योंकि अलग अलग है ना, ठीक है। अब देखो यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट थर्ड, ये कर लिया कॉपी। अब लिखो स्टेटमेंट शोइंग, अब ईपीएस निकालना है अपने को, अब वर्किंग नोट नहीं, अब मेन पार्ट हो गया ना, तो लिखो स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस। हाँ ये मेन पार्ट है, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, वर्किंग नोट दो थे, ये मेन पार्ट है, वर्किंग नोट का पार्ट नहीं, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन। अब इसमें ऐसे बना लो फॉर्मेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड ईबीआईटी, व्हाट इज द फिगर ऑफ ईबीआईटी बताओ, 5 लाख है, सारी कैलकुलेशन मैंने कर ली है ना, अब सिर्फ फिगर पुटअप करने में कुछ, 3 ऑप्शन है ना, टेस्ट कर दो, इंटरेस्ट ऊपर निकाल रखा है, इंटरेस्ट अलग अलग ऑप्शन में, वर्किंग नोट नंबर 2 में 25,000, एक 37,500, दो 37, लेस करो 25,000, एक 37,500 और 37,500, क्या आता है ईबीटी, 4,75,000, 62,500, 62 आया, क्या पे करें पहले, परसेंट की रेट है, कितना आता है निकालना, एक मिनट, आएगा 13,150, 500, अरे 81, 80 आ गया, और यहाँ पर तो अपना प्रेफरेंस है ही नहीं, तो ये अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी हो गई, और क्या लिख दूं नीचे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये भी निकाल रखे मैंने ऊपर, वर्किंग नोट नंबर 1 में चेक करो, क्या निकालें इक्विटी शेयर आपने, 15,000, 10,000 और 8,000, तो ये ईपीएस कितना आता है चेक, पहले में आ रहा है 15.83, पहले में आ रहा है 18, 16 आ रहा है ईपीएस, आपका फाइनल आंसर है सर, क्या रहा है ईपीएस, बेस्ट प्लान कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड, गो विद ऑप्शन नंबर 2, भाई बात समझ में, तो इट हैज मैक्सिमम ईपीएस ऑफ 18.13, डाउट,
क्या डाउट? ठीक है, एंड करते हैं। थैंक यू ऑल।